हेलो ब्रुनो, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कूलाम का नियम बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेसन 1 का दूसरा पार्ट है। लेसन 1 का पहला पार्ट आपने उम्मीद करता हूं देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं कूलाम के नियम रटना नहीं, सिर्फ समझना है। 100% श्योर है, मैं समझा के छोड़ूंगा। क्या समझा के छोड़ूंगा? दिमाग में ठूस दूंगा। बस सिर्फ लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्या है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आ सकता है। इसमें का अगला पार्ट आपको अगले दिन ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम देखते हैं। दो बिंदु आवेशों, रटना नहीं सिर्फ समझना है। और पहला पार्ट देख लीजिएगा, इसके अगला वाला पार्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। ये दो आवेश हुआ, दो बिंदु आवेश हुए। एक Q1 होगा और एक Q2, क्योंकि दोनों आवेश अलग अलग हैं। तो दो बिंदु आवेश है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी R है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या है? R है। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण। आकर्षण होता है जो अपनी तरफ खींचता है, वह क्या होता है? आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण जो दूर करता है। जैसे लोहा हुआ, चुंबक हुआ, ये आकर्षण करते हैं। अगर लोहा लोहा ले लिया मैंने, क्या आकर्षण करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये प्रतिकर्षण करेंगे एक प्रकार से। तो नहीं समझ में आया? आकर्षण वह होता है भैया जो अपनी तरफ खींचता है, अपने पास लाता है, अपने नज़दीकी लाता है, वह आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण दूर करता है, समझ लो दूर ले जाता है। वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं। समझ में आ गया? तो दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किसके? गुणनफल। अभी मैं बताऊंगा कैसे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहले एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या किया हूँ। यदि दो बिंदुओं का आवेश एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया, मैंने दो बिंदु ले लिया और उनका आवेश जो है एक Q1 है एक Q2 है, समझ में? तथा उनके बीच की दूरी R है, तब लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इतना समझ में आया ना। मान लिया दो बिंदु है, एक Q1 एक Q2, इनके बीच की दूरी R है, तब इसका बल जो होगा F बराबर, अब इसको समझेंगे क्या है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती ये क्या हुआ? अनुक्रमानुपाती हुआ बटे किसके? आर के। तो एक बटे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। पहली बात यह प्रोपोर्शनल 1/r। एक चीज और यहाँ से देखिए, ये Q1 है एक Q2 है। कह रहा है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो दो बिंदु आवेश का क्या क्या है यहाँ पर लिखेंगे। F प्रोपोर्शनल, दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है। तो Q1 इंटू Q2, दो बिंदु आवेश है ना, एक Q1 हुआ एक Q2 हुआ। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हुआ? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गया। समझ में? दो बिंदु आवेशों के बीच गुणनफल को के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले क्या है? दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के। तब देखिए इसमें कहा है बीच की दूरी के वर्ग, तो यहाँ पर हम कर देंगे वर्ग। बीच की दूरी R है, बीच की दूरी क्या है? R है, तो इसका वर्ग करेंगे तो R² हो जाएगा। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए मैंने क्या लिखा? 1/r² लिख दिया। समझ में आ गया? एक बार फिर से इसको पॉइंट दर पॉइंट नोट करेंगे। देखिएगा, इसमें दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला ये हुआ, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी जो है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती एक बट्टे लिख दिया हो। चलिए, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं। समझ में आ गया? आया समझ में? मैंने कहा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अब इसे हम लिख सकते हैं, या लिखिए, या F यहाँ पर भी है, F यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो गए F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ये बटे में है तो बटे में लिख देते हैं R², लिख सकते हैं ना। F प्रोपोर्शनल
Q1 Q2 है तो लिख दिए, और 1/r² है तो 1/r²। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिख सकते हो, यहाँ पर F यहाँ पर कॉमन हो गया तो F हो गया। F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 गुणे 1/r²। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका बटे मैंने कर दिया r²। समझ में आ गया ना, है आसान। या आप लिख सकते हो क्या, F प्रोपोर्शनल। देखिए नियतांक जब हटाएंगे, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, अगर इसको मैं हटा दूं, सपोज दैट इसको क्या कर दूं, मैंने हटा दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर k Q1 इंटू Q2 बटे r² हो जाएगा। समझ में आया ना। अब यहाँ पर इसी को हम लिख सकते हैं, यह बराबर क्या हो जाएगा हमारा, k की वैल्यू होता है, k की वैल्यू क्या होता है 9.0 गुणे 10 के घाते 9। समझ में आया, k की वैल्यू क्या हो गया 9.0 गुणे 10 की घाते 9 गुणे, यहाँ पर Q1 Q2 है तो Q1 इंटू Q2 बटे r² हो जाएगा, Q1 Q2 बटे r²। समझ में आ गया ना। इसको आप चाहो तो कोष्टक में भी कर सकते हो, ठीक है ना। यह बराबर k की वैल्यू क्या होता है 9.0 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 बटे r² हो गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ k अनुक्रमानुपाती है, k क्या है अनुक्रमानुपाती। अगर k की वैल्यू नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं कि k की वैल्यू की जगह 9.0 गुणे 10 की घाते 9 लिख सकते हैं। तो k यहाँ पर क्या है अनुक्रमानुपाती है। k का मान क्या होता है, k का वैल्यू जो होता है 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। k का वैल्यू होता है, इतना समझ में आ गया ना। बस यही चीज आपको लिखना है एग्जाम में। यह बराबर k Q1 Q2 बटे r², k की जगह पर 9.0 गुणे 10 घाते 9 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, बहुत आसान था, कुछ भी कठिन नहीं। थोड़ा हम एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, एक्स्ट्रा भी नॉलेज हम लेते चलते हैं। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा, वायु तथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो इससे आपको करने में फायदा होगा। वायु तथा निर्वात में k का मान 1/4πε0 भी माना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। कब, जब वायु और निर्वात में माना जाएगा तो हम 1/4πε0 मान लेंगे। देखिएगा आगे, ε0 को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं, ε0 को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। इसका मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। समझ में आ गया ना। इसका मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये होता है। तो मुझे उम्मीद है कि कूलाम का नियम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ अगले पेज में। अब अगला हेडिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, विद्युत क्षेत्र। ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को इससे हम प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो इसमें क्या है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है। जैसे ये मान लेते हैं कोई बिंदु है, अब इसका प्रभाव कहाँ तक होगा, जहाँ तक इसका, जैसे कुछ मैं अदर एग्जाम्पल अगर लूँ तो मतलब जितना भी घेराव करेगा, कुछ भी चीज़ रख देंगे, जितना घेराव करेगा उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें कह रहा है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, जहाँ तक क्या होता है उसका प्रभाव होता है, वह क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। समझ में आ गया ना। कोई बिंदु है, इसका जहाँ तक घेराव होगा उसे हम क्या कहते हैं,
विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक कुछ भी नहीं छोड़ूंगा यार। SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। एक नंबर में पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका अन्य मात्रक भी होता है। अन्य मात्रक कि मतलब ये भी दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है ना, समझ में आया था ना। अब एक इसका, अब इसमें क्या है, इसका SI मात्रक आपको पता चल गया, अन्य मात्रक भी पता चल गया। इसका एक सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला होता है। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम बल। कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश। क्या होता है? कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश होता है। इसका जो है, इसको हम अगर लिखें तो विद्युत क्षेत्र किससे पद्धति करते हैं? ई से। तो ई बराबर कूलाम बल, बल क्या होता है? F होता है। और परीक्षण आवेश, आवेश क्या होता है? Q। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर Q लिख देते हैं, तो Q नॉट। तो अब देखिए ये क्या है? वेक्टर। यहाँ पर भी वेक्टर लगा देंगे। वेक्टर क्यों लगा दे रहे हैं? क्योंकि ये सदिश है। क्या है? सदिश है। क्या है? सदिश है। तो सदिश राशि में इसका क्या होगा? सदिश राशि। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा M1 L1 T-3 A-1। अगर ये आपको नहीं निकालने आता तो इसको एक वीडियो में बताऊंगा, उसके सिर्फ यही निकालने के लिए वो वीडियो आपके लिए रहेगा। तो इतना समझ में आया ना। इसमें कुछ पॉइंट है, लिख लीजिए। किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ निकलता है। किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र क्या होता है? लंबवत बाहर की तरफ निकलता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। धनात्मक Q इज ग्रेटर दैन जीरो, यानी Q बड़ा है जीरो से, आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, तथा ऋण आवेश में तो Q छोटा दिखा जाए, Q इज लेस इज जीरो ना, के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो आई होप समझ में इतना जरूर आया होगा। क्लियर? नहीं तो अगर नहीं समझ में आया, इसको एक पॉइंट के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर भी एक कोई बिंदु है। यहाँ पर मैंने -Q ले लिया और इसको क्या ले लिया? +Q ले लिया। तो यहाँ से क्या है? एक जा रहा है विद्युत आवेश, ठीक है। तब क्या रहेगा? Q इज ग्रेटर दैन जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बना ही रहा है। क्लियर है ना। तो E वेक्टर E हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे हुआ, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या आ जा रहा है? -Q की तरफ जा रहा है, तो ये लेस दैन जीरो होगा, बस एकदम सेम उल्टा रहेगा। तो Q इज लेस इज जीरो, ये हो जाएगा। तो आई होप समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। तो बस इस वीडियो को इतना ही बड़ा करता हूँ। अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दूंगा, आधे घंटे से ज़्यादा कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइए, इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।